नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई जो अभी न्यू वैकेंसी आई है उसका प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। सभी को पता होना चाहिए मॉर्निंग में आपका वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, मॉर्निंग में आपका वीडियो अपलोड होता है जिसमें आपको टोटल बीपीएसएससी पैटर्न पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आप सभी लोग को डेली बेस पे पढ़ाई करते रहना है और अपना स्कोर भी बताते रहना है कि आप सभी लोग इन 50 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और हाँ, आप सभी लोग जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये प्रैक्टिस सेट सही कर सकते हैं और वो भी अपना प्रैक्टिस और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ठीक ठाक यहाँ पे दिया गया है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि सेट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप सभी लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए होता है, और कोई बात नहीं है, बस लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस और भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिएगा, क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन से जंतु। चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी को बताना है कि वो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित पादप। याद रखिएगा, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। याद रखिएगा, अगर इसके बारे में जाने तो पूर्व सोवियत संघ में सर्वप्रथम नियोजन अर्थव्यवस्था 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में डैश उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। किस चीज़ को उगाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा जूट। याद रखिएगा, जूट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसके बारे में तो अंग्रेज ने अपने आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन पर बल दिया था। किस पे, फसलों पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंगेज खां। याद रखिएगा, देखिए चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पर ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैवमंडल में सभी जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती थी। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परितंत्र। याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। चलिएगा, आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें असम हिमालय की लंबाई कितनी है तो 720 किलोमीटर। याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरल लोलक एवं दोलन पूरे करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आवर्तकाल। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड के समस्थानीय के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली लाहौर बस आधिकारिक तौर पर यानी डैश के रूप में जाने जाती है। तो सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सदा ए सरहद। याद रखिएगा, लाहौर अमृतसर बस सेवा भारत और पाकिस्तान के मध्य तीसरा सड़क मार्ग है
जो आपका देखा जाए तो 20 जनवरी 2006 को खोला गया था। सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर पुस्तक शीर्षक के लेखक कौन है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ये क्या खेलते हैं? जो चेस खेलते हैं, याद रखिएगा चेस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2020 को घोषित किया गया था क्या? तो घोषित किया गया था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पौधों को देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत यानी 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता नाइट राइडर। याद रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत ने बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? चलिएगा आंसर करिएगा। सभी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जेम्स प्रथम। याद रखिएगा, जेम्स प्रथम आपका सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में हॉकिंस और सर थॉमस रो नामक अंग्रेज आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद का श्रेय जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा सिको। याद रखिएगा, दारा को शाहजहां के 4 पुत्रों में इसे अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय जाता है। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था। तो ये भी याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा विद्वान था। अगला है कि इनमें से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई? ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। याद रखिएगा, देखिए नूरजहां का मूल नाम अगर याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा? नूरजहां का मूल नाम आपका मेहरुनिसा ही हो जाएगा। और उसके पिता का नाम आपका हो जाएगा इतमाद उद दौला। अपने पिता का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन काल में भारत कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सूरत। याद रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि इसमें किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? अब इन चारों में से बताइए कि जो विश्व युद्ध हुआ था वो कौन से तारीख को हुआ था? तो देखते हैं कौन आंसर बताता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुम्हारी। याद रखिएगा, अगर इसके बारे में देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर निर्माण प्रणाली मानी जाती थी। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताता है। यानी इस तरीके से आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगर बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया जाता है। अगर जैन धर्म के बारे में देखा जाए तो जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऋषभदेव ने किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, वैसे 24वें माने जाते हैं महावीर स्वामी। याद रखिएगा। अगला है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उभयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर आपका 25 का
20 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। अगर बात करें इसके बारे में तो संविधान निर्माण हेतु कई छोटी छोटी समितियों का गठन भी किया गया था। अगर बात करें प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था तो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वरूप विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि भारी उद्योगों का अभाव होना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हर्जाने के रूप में निम्न में से क्या नहीं लेकर आया? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका? ये एक 22 क्वेश्चन छूट गया, इसको देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हर्जाने के रूप में निम्न में से क्या नहीं लेकर आया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बोधि वृक्ष की एक टहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा बाज बहादुर हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है। बाज बहादुर मालवा का शासक था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहला बार विभाजन देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1969 में पहला बार विभाजन हुआ था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना देखा जाए तो 1885 में आपका कांग्रेस का शुरुआत हुआ था, यानी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? यानी इनमें से कौन सी भाषा ऑप्शन के हिसाब से नहीं रखा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी जो भाषा है अभी तक अनुसूची में नहीं रखा गया है। अब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हेप्टिन्स क्या है? हेप्टिन्स क्या है? तो हेप्टिन्स एक प्रकार का देखा जाए तो अपूर्ण प्रतिजन है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पानी की स्थायी कठोरता इनमें से किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा। अगर इसके बारे में देखा जाए तो कठोर जल डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं प्रदान करता है और जल की स्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो आपका डी उत्तर हो जाएगा चांदी, याद रखिएगा। जिस धातु से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह विद्युत का सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पीतल हवा में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिएगा। पीतल, तांबा और जस्ता एक मिश्र धातु है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग, तो सभी का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ठोस से द्रव अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को गलन कहा जाता है। अगर द्रव का वाष्प में बदलना देखा जाए तो वाष्पन कहलाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? आंसर करिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायुमंडल दबाव। अगर ऊष्मा के बारे में देखा जाए तो आपका ऊष्मा
कैलोरी का इकाई है। अगर तापमान देखा जाए तो आपका केल्विन का इकाई है। अगर आपका विद्युत धारा देखा जाए तो आपका एम्पियर का इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्र में यानी दो नेत्र से बेहतर दृष्टि मिलती है? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक नेत्र के बजाय दोनों आँखों से जो हम लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों समरूप 3 आयामी दृष्टि प्रदान करती है। तो इस तरीके से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन फेऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है क्या? चलिएगा आंसर करिएगा। सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वायु श्वसन। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि टीबी कंट्रोल यूनिट में निम्न में से किसी टीबी सेट संचालन के लिए प्रयोग करता है? कौन सा तरंगे? तो याद रखिएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। देखिए आधुनिक समय में रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरण यानी अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता था और प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। शरीर के आमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी यानी एक्डोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा सभी लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगर प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, आंसर आपका ये भी हो जाएगा। प्रकाश के व्यक्तीकरण की खोज यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाली चमकीला लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रांसियम। याद रखिएगा स्ट्रांसियम हो जाएगा, स्ट्रांसियम। यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है, स्ट्रांसियम हो जाएगा। देखिए हरा रंग बोरियम की उपस्थिति के कारण ही होता है हरा रंग, तो हरा रंग को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कौन से तापमान पर जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 40। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका पता होना चाहिए, विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। यानी वायरस के कारण ही आपको पोलियो फैलता है। क्वेश्चन नंबर 41। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोशिश करिएगा सही उत्तर बताने का। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों का अंतर होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1954 से आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सभी को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो सभी को ये तो पता ही होना चाहिए, हिंदी का क्वेश्चन है, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो सही है। देखिए विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, सही है। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो इस तरीके से आपका सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, सभी को ये पता होगा 5 जून को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। सारस कहाँ की राजकीय पक्षी नहीं है?
सारस कहाँ का राजकीय पक्षी नहीं है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। बाकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब आपका पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश का राक्षी पक्षी देखा जाए तो आपका दूधवा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से उस टीम का नेता कौन था जिसने मोज़ेइक नामक वेब ब्राउज़र का विकास किया था? चलिएगा आंसर करिएगा, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मार्क एंडरसन। याद रखिएगा मार्क एंडरसन सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें कि आपको www इसका आविष्कार किसने किया था, तो www का आविष्कार किया था कौन? तो टिम बर्नर्स-ली ने। याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करिएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए और सही उत्तर बताइए सभी लोग। तो देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आपका राजस्थान के बाद आपका क्या आता है? मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। अब याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया था ये भी आपको याद रखना है। तो 1954 यानी 1954 भारत रत्न माफ़ कीजिएगा 1954 भारत रत्न 1954 से शुरुआत किया गया और गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में ही इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। डेली बेस पे प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पीटी इस बार सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ 80+ का टारगेट लेके चलना है सभी लोगों को, तभी आप तैयारी और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।